हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण में दूरदर्शन। दूरदर्शन, अगर इस शब्द की बात करें तो दूर से दर्शन करना, दूर से दर्शन करना, और इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं टेलीविजन, और शॉर्ट नेम है इंग्लिश में इसका टीवी। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम दूरदर्शन अर्थात टीवी का शिक्षा में प्रयोग कर सकते हैं, शिक्षण में प्रयोग कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ये। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी शुरुआत की बात करेंगे। प्रादुर्भाव, दूरदर्शन का प्रादुर्भाव कब हुआ, कहाँ से हुआ, उसकी बात करेंगे। तो 1936 में बीबीसी लंदन के द्वारा अपने देश की जनता के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो दूरदर्शन की शुरुआत, इसका प्रादुर्भाव, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1936 में बीबीसी लंदन के द्वारा अपने देश की जनता के लिए उन्होंने इसका प्रादुर्भाव किया था, इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद इसका दूसरा जो प्रयोग किया गया वो किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा अर्थात यूएसए में। ठीक है, दूसरा इसकी जो स्टार्टिंग हुई वो हुई यूएसए में। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा में इसका प्रयोग करने की। तो शिक्षा जगत में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया 1958 में अमेरिका में विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए। ठीक है, कहाँ किया गया? 1958 में अमेरिका में विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए। देखिए, भारत की बात नहीं हुई है अभी हम ओवरऑल देख रहे हैं, आगे है भारत की बात। तो यहाँ पे ओवरऑल चल रहा है, यानी अगर पूछा जाए कि दूरदर्शन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, शिक्षण में इसकी जो है वो किसने प्रयास किया पहले इसको यूज करने का, तो यहाँ पे था कि शुरुआत तो हुई 1936 में बीबीसी लंदन के द्वारा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शिक्षा जगत में बाद में बात की गई है। तो यहाँ पे तो नॉर्मल अपनी जनता के लिए उन्होंने ये किया था। लंदन ने अपनी बीबीसी लंदन ने अपने देश की जनता के लिए इसका प्रादुर्भाव किया था। फिर दूसरा इसका प्रयोग किया यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और अगर शिक्षा जगत की बात करते हैं हम, तो 1958 में भारत में नहीं बल्कि इसकी शुरुआत हुई शिक्षा के क्षेत्र में अमेरिका में 1958 में विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद देखिए अब है भारत में प्रयोग। तो भारत में प्रयोग किया गया 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में। ठीक है, 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में भारत में इसका पहला प्रयोग किया गया। फिर इसकी नियमित सेवाएं जो थी वो शुरू हुई 1965 से। देखिए, पहला प्रयोग तो कर लिया 15 सितंबर 1959 को, लेकिन उसके 6 साल के बाद इसकी नियमित सेवाएं शुरू की गई। दूरदर्शन केंद्रों की स्थापना की गई कब? 1972 में। कितने केंद्र हैं ये देख लीजिए आपके सामने, ये 6 केंद्र हैं। कौन कौन से? बंबई, कलकत्ता, मद्रास, जालंधर, श्रीनगर और लखनऊ। ठीक है, 1972 में ये 6 दूरदर्शन केंद्रों की स्थापना की गई। बंबई, कलकत्ता, मद्रास, जालंधर, श्रीनगर और लखनऊ। फिर शैक्षिक दूरदर्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, यानी कि भारत में शैक्षिक दूरदर्शन की बात हो रही है। 1961 में दिल्ली शिक्षा निर्देशालय की सहायता से शैक्षिक दूरदर्शन की बात की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 1961 में दिल्ली शिक्षा निर्देशालय की सहायता से इसकी जो है शैक्षिक दूरदर्शन की स्टार्टिंग कर दी गई। अब देखो, नियमित सेवाएं तो 1965 से शुरू हुई हैं, लेकिन यहाँ पे जब भारत में इसका सबसे पहले प्रयोग हो चुका था 15 सितंबर 1959 को, तो उसके 2 साल के बाद 1961 में शैक्षिक दूरदर्शन की बात चल गई थी। दिल्ली शिक्षा निर्देशालय की सहायता से इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन जो नियमित सेवाएं हैं वो 1965 से शुरू की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। और आज वर्तमान समय की बात करें तो यूजीसी और इग्नू, यूजीसी अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये है ना,
फुल फॉर्म इसकी यूजीसी की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और इग्नू इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इसके द्वारा इसके निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्र जिसे बोला जाता है शैक्षिक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, इन दोनों के द्वारा और भी कई संस्थाएं हैं जिनके द्वारा निरंतर प्रसारण किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी शुरुआत की बात हो गई है। एक बार फिर से देख लीजिए, दूरदर्शन की शुरुआत हुई 1936 में बीबीसी लंदन द्वारा अपनी जनता के लिए की गई। फिर दूसरी जो इसका दूसरा कौन सा राज्य था, दूसरा कौन सा देश था इसको शुरुआत करने वाला, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। फिर शिक्षा जगत में सबसे पहला प्रयोग किया गया 1958 में अमेरिका में विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए। भारत में सबसे पहला प्रयोग हुआ 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में, और इसकी नियमित सेवाएं 1965 से शुरू की गई। दूरदर्शन केंद्रों की स्थापना की गई 1972 में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, जालंधर, श्रीनगर और लखनऊ में। शैक्षिक दूरदर्शन 1961 में दिल्ली शिक्षा निर्देशालय की सहायता से, और वर्तमान समय में यूजीसी, इग्नू और भी कई अन्य संस्थाएं हैं जो इसका निरंतर प्रसारण कर रही हैं। आज स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ना है शिक्षण में दूरदर्शन, हमारा टॉपिक है शिक्षण में दूरदर्शन। अर्थात हमारा दूरदर्शन कैसा दूरदर्शन होगा, हमारा दूरदर्शन होगा शैक्षिक दूरदर्शन, ठीक है। तो इस शैक्षिक दूरदर्शन की हमने बात करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद शैक्षिक दूरदर्शन के उद्देश्य। ये देखिए, शैक्षिक दूरदर्शन के उद्देश्यों के अंतर्गत आएंगे विषयों को अधिक व्यवहार परक, तकनीकी एवं जीवंत बनाए रखना, ये उद्देश्य है सबसे पहला। अर्थात सब्जेक्ट्स को अधिक जीवंत बनाने के लिए या उन्हें अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए, तकनीकी बनाने के लिए शैक्षिक दूरदर्शन की बात की जाती है, या दूरदर्शन के द्वारा सब्जेक्ट्स को पढ़ाने की बात की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला उद्देश्य जो शैक्षिक दूरदर्शन का रहता है वो ये है कि ये विषय को व्यवहार परक, तकनीकी एवं जीवंत बनाए रखने में सहायक होते हैं। उसके बाद जो दूसरा उद्देश्य है वो है साधन विहीन क्षेत्रों के निवासियों को शैक्षिक कार्यक्रमों से परिचित कराना। साधन विहीन अर्थात ऐसे दूर दराज के क्षेत्र जहां पर साधन उपलब्ध नहीं है शिक्षा के, तो ऐसे साधन विहीन क्षेत्रों के निवासियों को भी, वहां रहने वाले लोगों को भी शैक्षिक कार्यक्रमों से परिचित कराना, ये शैक्षिक दूरदर्शन का उद्देश्य है। यानी हम इसके द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा हम दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले, साधन विहीन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी शैक्षिक कार्यक्रमों की जानकारी दे सकते हैं, शैक्षिक कार्यक्रमों से जोड़ सकते हैं। तीसरा उद्देश्य है साक्षरता का प्रचार प्रसार करना। इसमें भी वही बात आएगी कि हमने शिक्षा को प्रत्येक क्षेत्र में पहुंचाना है, प्रत्येक क्षेत्र की उन्नति करनी है, प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करना है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर विद्यालय नहीं है, जहां के लोग साक्षर नहीं हैं, जहां पर शिक्षा प्राप्त करने की उनके पास कोई साधन उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी जगहों पर हम दूरदर्शन के द्वारा उनको साक्षर कर सकते हैं, साक्षरता को उन तक लेकर के जा सकते हैं। तो साक्षरता का प्रचार प्रसार करना भी शैक्षिक दूरदर्शन का एक उद्देश्य है। उसके बाद विशिष्ट बालकों को शिक्षा से जोड़ना। अब ये विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? कुछ बालक जो हैं वो सामान्य बालक होते हैं, कुछ बालक मध्यम यानी कि कह सकते हैं कि सामान्य होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है ये हमें पता है। व्यक्तिगत विभिन्नता अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है। तो जुड़वा बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं। मनोविज्ञान ने ये बातें सिद्ध करती हैं, ये सब हमें बताया है। तो
ये जो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? विशिष्ट बालक यानी कि जिनकी अपनी ही अलग विशेषताएं हैं, जो अपने आप में कुछ विशिष्टता रखते हैं, ऐसे बालक। जैसे कुछ पिछड़े बालक, समस्याग्रस्त बालक भी इसकी श्रेणी में आते हैं। तो विशिष्ट बालक मतलब समस्याग्रस्त बालक या पिछड़ा बालक, या जिसे हम कहते हैं स्लो लर्नर जिसको बोलते हैं, जो धीमी गति से सीखने वाले बालक होते हैं, जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं, उनकी बात हो रही है। तो ऐसे बालक जो कि पिछड़े बालकों में आते हैं, समस्याग्रस्त बालक हैं, या धीमी गति से सीखने वाले बालक हैं, या मंद बुद्धि बालक हैं, तो वो बालक विशिष्ट बालक होते हैं। अब ऐसे विशिष्ट बालक एक बार शिक्षा में सफल न होने पर, या अच्छे से उनको अगर चीज समझ में नहीं आती है, तो वो क्या करते हैं? विद्यालय छोड़ देते हैं, घर पे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बालक जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं विद्यालय में, क्योंकि देखिए ये जो विशिष्ट बालक होते हैं ये अलग, अपना कुछ अलग विशेषता होती है इनकी, तो ये नॉर्मल बच्चों से थोड़े से अलग होते हैं। तो इस वजह से ये अपने आप को कक्षा में समायोजित नहीं कर पाते हैं। तो ये जो विशिष्ट बालक होते हैं, इन दूरदर्शन कार्यक्रमों से या शैक्षिक दूरदर्शन के द्वारा ये बच्चे भी शिक्षा से जुड़ जाते हैं। जो बच्चे विद्यालय में अपने आप को समायोजित नहीं देख पाते, कक्षा में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते, और इसके चलते वो विद्यालय ही नहीं जाते हैं, उन बच्चों को भी तो अधिकार है शिक्षा प्राप्त करने का। तो वो बच्चे इन शैक्षिक कार्यक्रमों से या शैक्षिक दूरदर्शन से अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है शिक्षण को प्रभावशाली बनाना। आप सभी ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो दूरदर्शन है ये दृश्य श्रव्य सामग्री में आता है, इसको रखा जाता है दृश्य श्रव्य सामग्री में। तो दृश्य श्रव्य सामग्री में हमने ये टॉपिक किया है, तो क्या होता है? दृश्य सामग्री होती है, श्रव्य सामग्री होती है, और फिर दृश्य श्रव्य सामग्री होती है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री में क्या आता है? ये दूरदर्शन आता है, क्योंकि इसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब हम दूरदर्शन के द्वारा बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाते हैं या बच्चे को कोई जानकारी देते हैं, तो इससे अध्यापक का जो शिक्षण है वो कैसा बनता है? प्रभावशाली बनता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चा केवल मात्र देख करके नहीं सुनता है, बल्कि देखना और सुनना दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, इसलिए इससे बच्चा बहुत ही अच्छे से सीख जाता है। और शिक्षक अगर इसके द्वारा पढ़ाता है तो शिक्षक का जो शिक्षण है वो प्रभावशाली कहलाता है। ठीक है, तो एक उद्देश्य शैक्षिक दूरदर्शन का ये भी है कि ये शिक्षण को प्रभावशाली रूप में बच्चे के सामने प्रस्तुत करना चाहता है, ताकि बच्चे को शिक्षण में रुचि उत्पन्न हो सके। और अगर शिक्षण में रुचि उत्पन्न हो गई, शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई, तो अब बालक का अधिगम होना भी एकदम सरल हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लोगों को दिन प्रतिदिन की घटनाओं से अवगत कराना। हम सबके घर में टीवी है, तो जो हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं उसके द्वारा क्या होता है कि दिन प्रतिदिन हमारे देश में, हमारे देश के बाहर या दुनिया में क्या कुछ घट रहा है उसकी जानकारी हमें तुरंत मिल जाती है मीडिया के द्वारा, है ना। हम सभी जानते हैं। और मीडिया में भी अब ये टीवी के माध्यम से, अब जैसे मीडिया में मान लीजिए अखबार के माध्यम से हमें पता चलता है, ठीक है, जनसंचार का ही माध्यम है अखबार भी। लेकिन अखबार तो जो आज घटना घटी है वो कब हमें मिलेगी? वो मिलेगी हमें अगले दिन। लेकिन टीवी तो जैसे ही चलाओ तो कहीं पे भी कुछ घटित हुआ है तो साथ के साथ हमें न्यूज़ मिल जाती है। और समाचार में हमें देखने को, वहाँ पे उस घटनाक्रम को देखने को या फिर उस स्थान को देखने को या सीन को देखने को नहीं मिलता है, वीडियोस देखने को नहीं मिलती हैं, केवल पढ़ने को मिलता है उसके बारे में, और वो भी बहुत लेट मिलता है। और टीवी के माध्यम से हमें तुरंत जानकारी मिल जाती है, न्यूज़ चैनल लगाते ही, और साथ में फिर हमें लाइव दिखाई देता है वहाँ पे, तो ऑडियो वीडियो दोनों मिल जाती हैं। तो इस तरह से दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं हैं उनसे लोगों को अवगत कराना भी दूरदर्शन का, शैक्षिक दूरदर्शन का एक उद्देश्य है। उसके बाद है दूरस्थ शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहायता करना। दूरस्थ शिक्षा अर्थात डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है आपको पता ही है।
तो डिस्टेंस एजुकेशन के प्रचार प्रसार में भी इससे हेल्प मिलती है, अर्थात इसमें हेल्प पहुंचाना इसका एक उद्देश्य है। उसके बाद आपके सामने है नेक्स्ट बिंदु, अवकाश के क्षणों का उपयोग करना। तो फ्री टाइम का सदुपयोग करना, उपयोग करने में ये दूरदर्शन बहुत ही प्रभावी सिद्ध होता है। अब बैठ करके बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अगर फ्री हैं तो इससे अच्छा ये है कि ये जो शैक्षिक कार्यक्रम लगा करके इनको टीवी के आगे बैठा दिया जाए तो ये सीख जाएंगे, ना कि ये अपने समय की बर्बादी करेंगे, अपना समय वेस्ट करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। इससे अच्छा ये है कि वो किसी टॉपिक को वहाँ से सीख जाएंगे या उनको कोई नई जानकारी मिल जाएगी वहाँ से। उसके बाद है विद्यालय या विश्वविद्यालय शिक्षा से वंचित लोगों को शिक्षित करना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो विद्यालय शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और यहाँ पे विश्वविद्यालय शिक्षा यानी कि कॉलेज की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी, ऐसे बच्चों को भी आप शिक्षा से जोड़ सकते हो। किसके माध्यम से? दूरदर्शन के माध्यम से, शैक्षिक दूरदर्शन के माध्यम से। कैसे जोड़ सकते हो? अब कोई जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं तो उनके लिए क्या किया जाता है, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अभी मैंने आपको बताया ना, आपको तो पता ही है, जैसे इग्नू वगैरह है, अभी हमने पढ़ा था, वर्तमान समय में निरंतर प्रसारण हो रहा है शैक्षिक कार्यक्रमों का, यूजीसी एवं अन्य संस्थाएं और इग्नू वगैरह हैं जिनके द्वारा। तो ये सारी संस्थाएं क्या कर रही हैं, उन लोगों की हेल्प कर रही हैं, उन लोगों को शिक्षा से जोड़ रही हैं जो कि क्या करते हैं, विद्यालय या विश्वविद्यालय शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करने का काम शैक्षिक दूरदर्शनों के माध्यम से हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेवाकालीन शिक्षकों को शिक्षण की नवीन तकनीकों व विधियों की जानकारी देना। अब सेवाकालीन जो सेवा में है, अर्थात जैसे जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं जो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं वो लोग, तो सेवाकालीन शिक्षक जो है उनको बताना है कि शिक्षा या शिक्षण को कैसे नवीन तकनीकों का या विधियों का प्रयोग करते हुए कराया जाना चाहिए। अर्थात वो इन नवीन तकनीकों के बारे में जान करके, इन नवीन विधियों के बारे में जान करके अगर उन विधियों का प्रयोग करते हुए शिक्षण कराएंगे, टीचिंग कराएंगे, तो बच्चे का अधिगम स्वाभाविक रूप से होगा, सरल रूप से होगा और शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिल जाएगी। जिस तरह से यहाँ पे बात की ना शिक्षण को प्रभावशाली बनाने की, तो शिक्षण प्रभावशाली कब बनता है, जब उसमें नवीन तकनीकों का और विधियों का प्रयोग किया जाए। तो शैक्षिक दूरदर्शन का एक उद्देश्य ये भी रहता है कि इसमें जो शिक्षक हैं उनको जानकारी मिलती है या उनको जानकारी देना कि किस तरह से वो अपने शिक्षण को नवीन तकनीकों और विधियों का प्रयोग करके प्रभावशाली बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है 11वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय एकता स्थापित करना। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय एकता कह लो, सद्भावना कह लो, इसको विकसित करने में किस तरह से दूरदर्शन हेल्प कर सकता है, तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हमें संबोधित करते हैं तो एक साथ सब लोगों को वो जो भी कह रहे हैं वो पता चल जाता है टीवी के माध्यम से। ठीक है, अभी पिछले दिनों ये जो कोविड-19 का दौर रहा है 2020 मार्च 2020 से लेकर के अभी तक जो कि चल ही रहा है, कंटिन्यू है, तो इस दौरान जितने बार भी हमें इंस्ट्रक्शंस देनी थी या देश की जनता को संबोधित करना था, तो लॉकडाउन में हम क्या कर सकते थे, घर से बाहर तो जा नहीं सकते थे, घर में बैठ करके हमें पता था कि इतने बजे जो है हमारे पीएम आएंगे, हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी आएंगे और हमें सूचना देके जाएंगे कि लॉकडाउन अभी कितने दिन और रहेगा और इसमें हमें किन किन नियमों का पालन करना है, या जो भी उनको बताना था उन्होंने हमें बताया। तो घर में बैठ करके ये सुविधा हमारे पास थी ना, दूरदर्शन की, टीवी था हमारे पास, जिससे कि हम सब लोग घर में कैद रहकर भी लॉकडाउन के दौरान हमने जो सहयोग देना था समाज को, हमारी सरकार को, और हमने अपने कर्तव्यों का, एक अच्छे नागरिक होने के गुणों का जो है यहाँ पे परिचय दिया, और घर पे बैठ करके आराम से हमें एक ही समय में पूरे देश को, पूरे राष्ट्र
को जो उन्होंने संबोधित किया, तो वो संदेश वो जो देना चाहते थे वो एक साथ पूरे देश को मिल गया। किसके माध्यम से? इसी शैक्षिक दूरदर्शन कह लो या दूरदर्शन ही कह लो, शैक्षिक दूरदर्शन तो क्या, दूरदर्शन ही कहो, दूरदर्शन के माध्यम से, इन्हीं टीवी के माध्यम से, इन्हीं टेलीविजन के माध्यम से। तो इस तरह से राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में भी ये हेल्प करते हैं। ये दूरदर्शन का उद्देश्य है, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय एकता स्थापित करना। तो इस तरह से ये हैं शैक्षिक दूरदर्शन या दूरदर्शन के उद्देश्य। एक नज़र फिर से इनको पढ़ लेते हैं जिससे कि ये रिवीजन हो जाएगी 11 के 11 पॉइंट्स के। विषयों को अधिक व्यवहार परक, तकनीकी एवं जीवंत बनाए रखना, साधन विहीन क्षेत्रों के निवासियों को शैक्षिक कार्यक्रमों से परिचित कराना, साक्षरता का प्रचार प्रसार करना, विशिष्ट बालकों को शिक्षा से जोड़ना, शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, लोगों को दिन प्रतिदिन की घटनाओं से अवगत कराना, दूरस्थ शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहायता करना, अवकाश के क्षणों का उपयोग करना, विद्यालयी विश्वविद्यालयी शिक्षा से वंचित लोगों को शिक्षित करना, सेवाकालीन शिक्षकों को शिक्षण की नवीन तकनीकों व विधियों की जानकारी देना, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय एकता स्थापित करना। तो ये हो गए हैं उद्देश्य। ठीक है, तो हमने इसके शुरुआत को जान लिया, शैक्षिक दूरदर्शन या दूरदर्शन की, और इसके साथ ही उसके उद्देश्यों को पढ़ लिया है। अभी इसके बारे में हमें काफ़ी कुछ जानना बाकी है। अब जो बची हुई सामग्री है वो आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में। इसकी विशेषताएं आएंगी, किस तरह से दूरदर्शन और अध्यापक को जोड़ा जाना चाहिए, फिर इसकी जो सीमाएं हैं उसकी बात होगी। यानी अभी हमारी 1-2 वीडियोस इससे संबंधित होंगी। तो इससे आगे की नॉलेज हम नेक्स्ट क्लासेस में लेंगे। आज की क्लासेस में इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।